नमस्कार दोस्तों, द फाइल्स ऑफ सेट्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब ठीक होगा। तो जैसा कि मैंने टीजर में बताया था, इस शो में हम जानेंगे कि क्राइम केसेस, दुनिया भर के क्राइम केसेस सुलझे अनसुलझे, किस तरह किसी क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला एपिसोड। तो कुर्ती की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। Found murdered in a vacant lot. Her nude body, posed and bisected at the waist. That had to have been a skilled surgeon. The Black Dahlia remains one of the... मैं मन कुमार ठाकुर द फाइल ऑफ सेट्स के पहले एपिसोड में आपके लिए लेके आया एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो कि 75 सालों से पहले ही बनी हुई है। FBI के बड़े अफसर भी अभी तक किसे सुलझा नहीं पाए, जबकि 60 से ज्यादा लोगों ने इस जुर्म को कबूला, लेकिन सबूत न होने के कारण सभी को पुलिस को छोड़ना पड़ा। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि बहुत ही हसीन थी और हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो बात है 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था। 15 जनवरी 1947 की तारीख थी और समय होगा करीब 10 बजे। लाइमेंट पार्क, जो कि लॉस एंजलिस में स्थित है, वहाँ पे बेटी बाइसिंगर नाम की एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ टहलने निकली थी। सुबह 10 बजे का वक्त था। तो वो टहलते टहलते वो किसी झाड़ियों के पास पहुंची होगी और झाड़ियों में उसने देखा कि एक लड़की लेटी हुई है जिसकी उम्र करीब 22 साल होगी। और वो लेटी हुई थी, वो इतनी गोरी थी कि उस औरत को लगा कोई मकुइन, जो पुतले दुकानों में यूज करते मकुइन, वो लेटी हुई है। तो वो औरत पास जाके उसे देखने की कोशिश की। तो जब पास पहुंची तो बेटी की आंखों में जो दहशत थी उसे बयां नहीं किया जा सकता। असल में जो वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी, उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी जो कि 2 हिस्सों में कटी हुई थी। शरीर से कमर तक का हिस्सा अलग था और कमर से नीचे का हिस्सा अलग था। तो ये बात तो एक दहशत की है कि आप सुबह टहलने निकले और आपको एक लाश मिल जाए जो कि 2 हिस्सों में बटी हुई। वो औरत इतनी डर गई थी कि वो दौड़ के गई और पास के जो भी उसे घर मिला वहाँ से LAPD मतलब लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल लगाया। फौरन ही पुलिस ने बिना देरी करते हुए वहाँ पे आ गई, जो भी मर्डर साइट था। और पुलिस के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब वो लाश को देखी। लाश बीच से कटी हुई थी, लेकिन वहाँ पे खून का एक भी कतरा नहीं था। मतलब वहाँ के पुलिस ये समझ गई थी कि मर्डर कहीं और हुआ है और लाश को यहाँ लाकर छोड़ दिया गया या फेंक दिया गया। और चेहरे पे चीरा लगाया गया था, ओठ से लेकर के कमर तक से कान तक के, जैसे कि स्माइली फेस या जोकर में बना रहता है, वैसा एक निशान बनाया गया था जो कि किसी प्रोफेशनल डॉक्टर द्वारा ही किया गया हो। तो करीब 60 मिनट लगभग 1 घंटे के अंदर ही उस लड़की के बारे में जानकारी सभी मिल गई, पहचान हो गई थी। असल में उस लड़की का नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। और ये जानकारी इस तरह से मिली कि वो कुछ समय पहले ही किसी आर्मी विंग के लिए अपना एक जॉब एप्लीकेशन दी होगी और एक और उससे पहले 3 साल पहले, उसकी मौत से 3 साल पहले उसे अंडर एज ड्रिंकिंग के लिए LAPD ने पकड़ा था, क्योंकि वहाँ लॉस एंजलिस का नियम है कि आप अंडर एज ड्रिंकिंग नहीं कर सकते ना, तो आपको फाइन लगता है। तो जब उस लड़की की जानकारी निकालेगा, जैसे कि मैंने बताया, उसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। तो एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म 1924 में हुआ था बॉस्टन शहर में, जो कि अमेरिका का एक शहर है। तो ये 5 बहनें थी। 5 बहनों में से एक थी एलिजाबेथ शॉर्ट। और इनके पिता, जब ये एलिजाबेथ 5 वर्ष की थी तब इनके पिता इन्हें छोड़ के लॉस एंजलिस आ गए थे। तो समय बीतता गया, इन्होंने अपनी जिंदगी जैसे जैसे काटी। 5 बहन बड़े हो गए, अपने अपने काम में लग गए। लेकिन एलिजाबेथ शॉर्ट को अब एक्टिंग का भूत सवार हो गया था, या वो उसमें एक्टिंग करना चाहती थी, पिक्चरों में जाना चाहती थी, क्योंकि वो एक तरह से बहुत हसीन भी दिखती थी, बहुत सुंदर लड़की दिखती थी। तो वो एक्टिंग के लिए अब उसे भी लॉस एंजलिस जाना था। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी और वो पैसे मांगे कि मैं भी लॉस एंजलिस आना चाहती हूँ। उसके पिता ने पैसे भी भिजवाए जिससे कि वो लॉस एंजलिस चली गई थी। अब वो अपने पिता के साथ रहने लगी, लेकिन क्या हुआ, उसके और उसके पिता के बीच में जमी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही खुले विचारों की थी, जैसे कि क्लब जाना, बाहर शाम तक रात तक घूमना,
ये सब वो चालू कर दी, शराब पीना भी चालू कर दी। तो इस कारण उसके पिता और उसके बीच में अनबन हुई और वो अपने पिता को भी छोड़कर लॉस एंजलिस में ही अलग रहने लगी। फिर उसने एक होटल में वेट्रेस की जॉब शुरू कर दी, क्योंकि अब जिंदगी चलाना है तो कमाना तो पड़ेगा ही। तो वेट्रेस जॉब चालू कर दी और वहाँ पे वो कमाने लगी। साथ ही साथ उसने एक्टिंग की भी दुनिया में स्ट्रगल करना चालू कर दी। असल में जो लाश मिली थी वो बहुत ही सुंदर थी। उस दिन उस लड़की ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उस समय अमेरिका में एक मूवी भी आई थी ब्लू डहलिया करके। तो उस केस को मीडिया ने नाम दे दिया ब्लैक डहलिया, क्योंकि ब्लैक ड्रेस था और डहलिया। वो असल में जो लड़की थी एलिजा मैटसॉट, वो कई बार देखी जाती थी कि बालों में वो डहलिया नाम का फूल भी लगाया करती थी। तो मीडिया ने सभी बातों को जोड़कर एक नाम दे दिया ब्लैक डहलिया। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, कोई भी जुर्म होता है तो उसका जो हेडलाइन होता है फ्रंट पेज में 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आता है। लेकिन ये जो केस अमेरिका में चला, इतिहास में बोला जाता है कि सबसे लंबा फ्रंट पेज में 2 से 3 महीने तक अमेरिका के पढ़े न्यूज़पेपरों में 2 महीने तक फ्रंट पेज में छपा था ये न्यूज। अब LAPD जांच में लग गई कि कैसे हुआ, क्यों हुआ मर्डर। प्रोफेशनल की जैसे बिना हड्डियों को तोड़ी उस लाश को बीच से काटा गया था। तो अब पुलिस भी कोई जानकारी नहीं कर पा रही है। दोस्तों के पास गए, परिवार के पास गए, जहाँ काम करती थी वहाँ बातचीत हुए। उसके कई सारे बॉयफ्रेंड रह चुके थे, उनके पास जाके बातचीत की गई। लाश के आसपास की जगह को जांच की गई, कोई पता नहीं लग पा रहा था। अब क्या हुआ, FBI ने इस केस में अपना हाथ डाला। FBI भी सेम चीजें कर रही थी पुलिस के जैसे, दोस्तों के पास जाना या जांच के जहाँ मर्डर जो भी साइट था वहाँ के आसपास जांच करना। लेकिन उसे भी कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि कैसे हुआ, कौन है कातिल, क्या है। फिर ध्यान से उन्होंने लाश की तहकीकात की तो देखा कि लाश को जिस तरह से काटा गया था 2 हिस्सों में बिना किसी खून को बहाए, तो इससे पता चला था लाश को किसी और जगह काटा गया और यहाँ पे लाके लाश को रख दिया गया, फेंक दिया गया, जो भी है। पानी से अच्छी तरह से लाश को साफ कर दिया गया था, खून का कोई खतरा नहीं था। तो अब लगा कि कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही इस काम को कर सकता है, इस जुर्म को अंजाम दे सकता है। तो आसपास के डॉक्टरों से बातचीत की गई, उन्हें भी उठाया गया, बातचीत की गई। और असल में वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका सदर्न कैलिफोर्निया मेडिकल स्कूल। वहाँ पे जाकर कड़ियों को जोड़ा गया, वहाँ के स्टूडेंट से बात की गई कि एलिजा मैटसॉट का कोई कनेक्शन निकल जाए वहाँ के डॉक्टरों के साथ। लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कुछ दिन बीते, केस चलता गया, लोगों से बातचीत होती गई, कुछ क्लू नहीं मिल रहा था। फिर अमेरिका के एक न्यूज़पेपर के पास एक गुमनाम कॉल आता है कि एलिजा मैटसॉट की हत्या मैंने की है, ऐसे किसी व्यक्ति ने कहा। और एक लेटर भी उसने छोड़ दिया सबूत के, जिस लेटर में कुछ उसमें एलिजा मैटसॉट की पर्सनल चीजें थी, उसका भी विजिटिंग कार्ड था, बहुत सारी चीजें थी। इसके बाद ऐसी सिलसिला बढ़ता गया। रोज ना रोज पुलिस के पास एक व्यक्ति आता था और कहता था कि ये मर्डर मैंने किया है। असल में ये जो मीडिया थी, वहाँ की न्यूज़पेपर थी, इस केस को इस तरह से इन्होंने घुमा दिया था, इस तरह से एक कहानी बना दी थी कि ये केस बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। पूरे देश की नजर इस पे थी। पुलिस और FBI को इससे बहुत मुश्किलें भी आ रही थी कि पूरे देश को इन पर ध्यान दे रही है। तो करीब 60 लोगों ने पुलिस के पास आकर ये कहा कि इस जुर्म को मैंने अंजाम दिया। 60 लोग, हाँ सही सुना आपने, 60 लोगों ने ये जुर्म कबूला। आज भी लोग, बोला जाता है कि आज भी इस जुर्म को अभी तक लोग आगे कबूलते कि मैंने किया। सर में जो कहानी फेमस हो गई थी मीडिया में, तो लोग भी फेमस होने के लिए एक के बाद एक सामने आ रहे थे। तो जो एक गुमनाम न्यूज़पेपर के पास जो लेटर आया था, जो कॉल आया था कि एलिजा मैटसॉट का मर्डर किया कातिल मैं हूँ, उसने जो भेजा कोरियर, उसमें उसके जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी कुछ फोटो, पर्सनल चीजें थी। तो पुलिस को लगा, FBI को लगा कि अब शायद कातिल पकड़ा जाए। पर उसने लेटर में लिखा भी था कि लोगों को और पुलिस को कि मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। तो लेटर आते गए धीरे धीरे, और भी कोरियर आए और कॉल भी आए, लेकिन धीरे धीरे इसका भी सिलसिला खत्म हो गया। तो
FBI के पास अब कुछ बचा नहीं इस केस के लिए, तभी LAPD के एक पुराने डिटेक्टिव जिसका नाम था स्टीव वुडल, उनके पिता थे जॉर्ज वुडल, जो कि थे बोल सकते डॉक्टर थे एक तरह से। तो जब उनकी डेथ हुई 1990 में, इस केस के करीब 50 साल बाद, 1947 में केस चालू हुआ था, 1990 तो जब ये मिला, डेथ हुई जॉर्ज वुडल की, तब उनकी जो सामान थे उसमें से एलिजाबेथ शॉर्ट का एक फोटो मिला, एक तस्वीर मिली। तो इन्हें शक हुआ स्टीव वुडल को कि ये फोटो ब्लैक डहलिया का एलिजाबेथ शॉर्ट का कि मेरे पिता के पास कैसे है। अब इसके पीछे भी रिटायर तो हो गए थे स्टीव, लेकिन जांच शुरू कर दी। तो उनकी एक सौतेली बहन थी, उनसे पता किया तो सौतेली बहन ने बताया कि एक बार उसने अपने पिता के मुंह से, जॉर्ज वुडल के मुंह से सुना था कि अब तो केस पुराना हो गया है, एलिजाबेथ शॉर्ट भी नहीं रही, अब अगर मैं कातिल होता भी हूँ तो मुझे पकड़ने वाला कौन है। इस एक स्टेटमेंट, और वो डॉक्टर था। FBI और पुलिस को पहले ही ये शक था कि किसी मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर ने ये केस जुर्म को अंजाम दिया है, जिस तरह से बॉडी को काटा गया था। और तस्वीर भी मिली जॉर्ज वुडल के पास। तो अब केस ने एक और नया मोड़ ले लिया, एक नया रूप मिल गया। तो स्टीव वुडल ने इसके ऊपर एक बुक लिखी और ये दावा किया कि मेरे ही पिता ने एलिजाबेथ शॉर्ट को मारा था, जो कि 50 सालों से चलता आ रहा है। उसका कातिल या जुर्म करने वाला और कोई नहीं, मेरा पिता है। लेकिन बहुत सारे सबूतों को इससे जोड़ा गया, बहुत सारे विटनेस को सामने लाया गया, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बना, कोई भी कड़ी नहीं जुड़ी जॉर्ज वुडल के साथ कि ये मर्डर उसी ने किया। तो आज 75 साल हो गए हैं और एलिजाबेथ शॉर्ट के कातिल का पता नहीं चला। FBI, LAPD ने इस केस को बंदी कर दिया, क्योंकि अब 75 सालों से कोई इसका कातिल नहीं मिला। कोशिश तो बहुत हुई ढूंढने की, लेकिन नहीं मिला। तो अमेरिका के जितने भी सनसनी केसेस हुए, अनसुलझे केसेस हुए, उनमें से ये जो है बहुत ही ज्यादा सनसनी केस है, जिसका कातिल अभी तक 75 सालों से पकड़ा नहीं गया। तो ये था आज का केस, जिसमें हमने जाना एलिजाबेथ शॉर्ट के मर्डर मिस्ट्री के बारे में। इसी तरह के और केस के बारे में जानने के लिए, जो कि सुलझ चुके हैं या अनसुलझे हैं, ऐसी तरह के सनसनी केस हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए द फाइल ऑफ सेट्स के ऐसी कार्यक्रम में। और गुंज लाइव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। सभी भिलाई सहित छत्तीसगढ़ वासियों को आने वाले इस नए वर्ष की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको नए वर्ष मंगलमय हो। आप सबकी इच्छाएं, सदिच्छाएं सब भगवान पूरा करें, यही कामना है। नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। नए वर्ष की ढेर सारी बधाई। 2023 आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। आप सब के जीवन में खुशहाली हो और हम सब मिलकर एक भाईचारे के रूप में इस नए वर्ष को उल्लास मनाएं और एक साथ रहने का संकल्प भी। बहुत बहुत धन्यवाद।